हाँ जी बच्चों, सभी को नमस्कार। देखिए बेटा, बिजनेस स्टडीज़ में यूनिट नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। सभी के पास न्यू सेशन की बुक आ चुकी होगी बिजनेस स्टडीज़ की, ठीक है। और इसका यूनिट नंबर 3 जो पार्ट है वो हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेज। पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइजेज क्या होते हैं, ग्लोबल एंटरप्राइजेज क्या होते हैं। एंटरप्राइजेज का मतलब होता है कोई भी संस्था, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए हम एक एक करके इनके बारे में डील करते हैं। सबसे पहले आते हैं चैप्टर नंबर 3.1 में, जिसका नाम है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर का मीनिंग पढ़ते हैं। नाम से पता चल रहा है प्राइवेट यानी ऐसा सेक्टर, ऐसा क्षेत्र, इस क्षेत्र में आने वाले जितने भी बिजनेसेस होंगे वो सारे प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ग्रुप के द्वारा ओन किए हुए होते हैं। तो देखिए टूल किट में से इसका मीनिंग पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेसेस ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप। प्राइवेट लोगों के द्वारा या प्राइवेट लोगों के ग्रुप के द्वारा चलाए जाने वाले बिजनेसेस जितने भी होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं, निजी क्षेत्र के अंदर वो आते हैं। प्राइवेट सेक्टर की देखिए बेटा सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, इन सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो किया जाता है प्रॉफिट्स के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर हमेशा चाहता है कि उसके डिपार्टमेंट में, उसके बिजनेसेस में एक्सेसिव प्रॉफिट्स होने चाहिए, पब्लिक को नुकसान हो, पब्लिक को फ़ायदा हो, इनको कोई उससे मतलब नहीं होता है, इनको सिर्फ अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ही मतलब होता है। तो कुछ प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं, अनिल धीरू भाई अंबानी के ग्रुप्स यानी कि रिलायंस कंपनी जो है उसके जितने भी बिजनेसेस हैं वो सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर आते हैं। टाटा ग्रुप के जितने भी बिजनेसेस हैं, आदित्य बिरला ग्रुप के जितने भी बिजनेसेस हैं, यानी कि ये जो बिजनेसेस हैं ये प्राइवेट लोगों के द्वारा चलाए जाते हैं। जो रतन टाटा जी हैं उनके द्वारा टाटा ग्रुप के बिजनेस चलाए जाते हैं, वो प्राइवेट हैं। रिलायंस है, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, इनके द्वारा चलाए जाने वाले जो बिजनेसेस हैं ये भी प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। यानी कि प्राइवेट सेक्टर के जो बिजनेसेस हैं उन पर गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, यानी कि गवर्नमेंट का उनके अंदर इंटरफेरेंस ना के बराबर होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स उनको होल्ड करते हैं। तो हम देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट मोटिव, प्रॉफिट कमाना। इन ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है यानी कि सामाजिक उत्तरदायित्व होता है किसी बिजनेस का, आर बीइंग अंडरस्टूड बाय दिस सेक्टर दीज डेज इन स्पाइट ऑफ इट्स मेन एम टू अर्न मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट। यानी ये चाहते हैं कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, समाज के प्रति जो किसी बिजनेस का उत्तरदायित्व होता है कि समाज के लोगों को रोज़गार प्रदान करना, समाज में अच्छा वातावरण प्रदान करना, समाज में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें उपलब्ध करवाना, इनके साथ साथ प्रॉफिट को अर्न करना भी इनका मेन मोटिव होता है। सेकंड है प्राइवेट ओनरशिप, यानी कि जो मालिकाना अधिकार होता है, जो मालिकियत होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथों में होती है। सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का इनमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, ये अपने हिसाब से बिजनेसेस को चलाते हैं। हाँ, जो रूल्स बने हुए इन बिजनेसेस को चलाने के लिए उनको फॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का इनके अंदर हस्तक्षेप जो होता है वो ना के बराबर होता है। थर्ड है प्रॉफिट एज एविडेंस ऑफ सक्सेस, यानी इन बिजनेसेस की सफलता कैसे मापी जाती है, इन बिजनेसेस में होने वाले प्रॉफिट को देखकर। अगर प्राइवेट सेक्टर का कोई बिजनेस बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट की स्टेज पर है तो हम मान सकते हैं कि वो बिजनेस उतना ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि बढ़ते हुए जो प्रॉफिट हैं वो उसकी सफलता को बताते हैं, ठीक है। फिर है फोर्थ प्राइवेट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी प्राइवेट लोगों के द्वारा किया जाता है। जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं वो मैनेज भी उन प्राइवेट इंडिविजुअल्स या प्राइवेट ग्रुप के द्वारा ही किए जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कंपनी के अंदर पढ़ा था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन लोगों ने किसी भी कंपनी के अंदर पैसा लगाया होता है उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। चूँकि शेयर होल्डर्स पूरी दुनिया के अंदर फैले होते हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं, इसलिए सारे शेयर होल्डर्स बिजनेस को डील नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, वो अपने कुछ प्रतिनिधि को चुनकर उस कंपनी के अंदर बिठा देते हैं
जिन्हें कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी सारे शेयर होल्डर्स मिलकर कुछ लोगों को प्रतिनिधि के रूप में चुनकर और कंपनी के अंदर अपॉइंट कर देते हैं, उन्हें बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी इन सभी हजारों लाखों शेयर होल्डर्स के आधार पर, इनके बिहाफ पर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठे हुए 8-10 आदमी हैं, ये उस कंपनी को संभालेंगे और उस कंपनी के प्रॉफिट की, उस कंपनी की ग्रोथ की सारी रिपोर्ट इन शेयर होल्डर्स को समय समय पर होने वाली मीटिंग्स के थ्रू देते रहेंगे। फिर है लेस पॉलिटिकल इंटरवेंशन। चूँकि प्राइवेट जो सेक्टर के बिजनेसेज हैं वो प्राइवेट लोगों के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, इसलिए जो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, वो इन बिजनेस में नहीं होता है। यानी कि पॉलिटिकल के आधार पर पॉलिटिक्स नहीं चलती इन बिजनेसेज में, क्योंकि पॉलिटिकल रोल होता ही नहीं किसी का, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा चलाए जाते हैं। हम बात करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से बिजनेसेज आते हैं। हमने अभी सबको पढ़ा है, हमने सोल प्रोप्राइटरशिप को पढ़ा, जिसमें अकेला व्यक्ति बिजनेस चलाता है, ये भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर आने वाला बिजनेस है। हमने हिंदू फैमिली बिजनेस पढ़ा, ये भी प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस है। हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा, ये भी इसका है। एक आता है जॉइंट वेंचर, इसको आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। जॉइंट वेंचर देखो होता क्या है, छोटा सा मीनिंग बताऊँगा इसका। पार्टनरशिप जो होती है ना, पार्टनरशिप बनाते हैं बेटा लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि हमने कोई बिजनेस करना है और पार्टनरशिप के थ्रू करना है, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ लोग मिलें, कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50, देखो इसमें लिखा भी है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50। लॉन्ग टर्म तक अगर आप बिजनेस चलाना चाहते हैं 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों के साथ और 50 तक, तो उसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। लेकिन अगर आप यही बिजनेस चलाना चाहते हैं 8-10 लोगों के साथ, लेकिन उसका जो पीरियड है ना, वो पीरियड बहुत ही कम है, साल भर, 6 महीने, 2 साल, 3 साल, यानी हम कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर इज़ द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप असीमित समय के लिए चलाया जाता है, जबकि जॉइंट वेंचर के अंदर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं 8, 10, 15, 20, और वो किसी पर्टिकुलर बिजनेस को करने के लिए तैयार होते हैं, और उस बिजनेस की जो ड्यूरेशन होती है ना, वो बहुत ही कम होती है। और जैसे ही वो ड्यूरेशन फिनिश होती है, या वो जो पर्पज़, जिस पर्पज़ के लिए उन्होंने उस बिज़नेस को किया है, वो पर्पज़ जैसे ही अचीव होता है, वो बिज़नेस तुरंत बंद हो जाता है। जैसे किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन करने का ठेका लिया एक फर्म ने, और वो कंस्ट्रक्शन क्या करेगी, उसने 1.5-2 साल के अंदर उस बिज़नेस को कंस्ट्रक्शन करके मालिकों को सौंप दिया। जैसे ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन ख़त्म होगा, ये जो जॉइंट वेंचर था, यानी कि जो बिज़नेस था, ये ख़त्म हो जाएगा। रोड को बनाने का ठेका लिया, ब्रिजेज़ को बनाने का ठेका लिया, कैनल्स जो होती है नहर बनाने का ठेका लिया, या जो शेयर्स होते हैं या जो डिवेंचर्स होते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं कि कई बार कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स जो होते हैं, वो कंपनी डायरेक्टली पब्लिक को बेच पाने में असमर्थ होती है, इनकैपेबल होती है, तो वो लेती है एजेंट्स की सहायता कि भाई आप एजेंट्स जो हैं वो पब्लिक से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो कंपनी क्या करती है, अपने सारे शेयर्स एजेंट को बेच देती है, और एजेंट उन शेयर्स को पब्लिक के अंदर बेच देते हैं। तो इस प्रकार अगर शेयर्स और डिवेंचर्स को अंडर राइटिंग, यानी किसी एजेंट के थ्रू बेचने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो भी किसके अंदर आता है, जॉइंट वेंचर के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि जॉइंट वेंचर इज़ ए स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप विच इज़ एग्रीड बिटवीन सम पर्सन्स फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट पर्पज दिस जॉइंट वेंचर ऑटोमेटिकली एंड्स। ठीक है। नेक्स्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जो कंपनी होती है उसी को हम जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। जो कंपनी बिजनेस होते हैं उन्हीं को ही हम जॉइंट स्टॉक कंपनी भी कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटी। जो सोसाइटी के बिजनेसेस होते हैं उनको भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर शामिल किया जाता है। तो ये थे बेटा प्राइवेट सेक्टर के अंदर आने वाले बिजनेसेस। और प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिव होता है क्या, प्रॉफिट अर्न करना। और इन बिजनेसेस का जो मैनेजमेंट है, ओनरशिप होती है, वो प्राइवेट लोगों के हाथों में होती है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन बिजनेसेस के अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। अब पढ़ते हैं हम पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी ऐसा सेक्टर जिसके अंदर गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है,
कहीं ना कहीं क्या होती है, गवर्नमेंट का रोल भी इन बिजनेसेस के अंदर होता है। तो देखो टूल किट में लिखा हुआ है, इट रेफर्स टू द सेक्टर ऑफ बिजनेस कंसिस्टिंग ऑफ बिजनेस ओन्ड बाय द स्टेट। ये जो स्टेट है ना, स्टेट, इसका मतलब होता है गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट, और वो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट भी हो सकती है। तो जहाँ पर स्टेट वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है सभी तरह की गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या तीनों का मिक्सचर भी हम कह सकते हैं स्टेट। तो इसको मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूँगा अगले पेज से। मीनिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर। देखिए, वो एंटरप्राइजेज जिनमें की जो कि इस्टेब्लिश्ड किए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, या जिनकी ओनरशिप और जो मैनेजमेंट होती है वो किसके हाथों में होती है, सरकार के हाथों में होती है। प्राइवेट सेक्टर के बिजनेस प्राइवेट लोगों के हाथों में थे, जबकि पब्लिक सेक्टर में आने वाले जितने भी बिजनेसेस होंगे वो सारे गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज और कंट्रोल किए जाते हैं। ठीक है, इनको हम स्टेट एंटरप्राइज भी कह सकते हैं, पब्लिक एंटरप्राइजेज भी कह सकते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी कह सकते हैं, या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स भी कह सकते हैं। तो डिफरेंट नामों से इन बिजनेसेस को जाना जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश में जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक, नेशनलाइज्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कि जिन बैंकों का कंट्रोल गवर्नमेंट ने अपने हाथों में ले लिया है, प्राइवेट लोगों के हाथों से छीनकर जिनको अपने हाथों में ले लिया है, उन्हें बोलते हैं नेशनलाइज्ड बिजनेसेस। वो चाहे बैंक हो, वो चाहे अदर सेक्टर हो। जैसे आपने कोई भी बैंक या कोई भी आपने किसी भी एंटरप्राइजेज का नाम पढ़ा और उसके साथ में ये लाइन दी हुई है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। इसका मतलब होता है भारत सरकार का उपक्रम, यानी कि ये जो बैंक है ये प्राइवेट बैंक नहीं है, ये पब्लिक बैंक है, गवर्नमेंट बैंक है, क्योंकि इसके साथ में लिखा हुआ ये जो वर्ड है ये बताता है कि इसकी जो बागडोर है ना इस बैंक की, वो किसके हाथों में है, इसकी सरकार के हाथों में। भारत सरकार ने इसको अपने नियंत्रण में लिया हुआ है। तो यहाँ पर बात हम करते हैं कि अगर किसी एंटरप्राइजेज का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथों में है तो उसे हम स्टेट एंटरप्राइज, पब्लिक एंटरप्राइज कह सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के आपको देखो यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं। यहाँ पर भी ये वर्ड है, यहाँ पर भी ये वर्ड है, यहाँ पर भी ये वर्ड है, और यहाँ पर भी ये वर्ड है, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेज। तो ये कुछ एंटरप्राइजेज के नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं, ये पब्लिक सेक्टर के अंदर काम करते हैं। बात करते हैं पब्लिक सेक्टर के फीचर्स क्या होते हैं। सबसे पहले स्टेट ओनरशिप। देखो अभी मैंने स्टेट का मीनिंग बताया। स्टेट का मीनिंग क्या होता है बेटा, कि जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट तीनों ही शामिल होते हैं, उसे बोलते हैं स्टेट ओनरशिप। इन बिजनेसेस की जो ओनरशिप होती है वो या तो पूर्ण रूप से सरकार के हाथ में होती है, या उन सब का कंट्रोल सभी के द्वारा मिक्स रूप से भी किया जा सकता है, जॉइंटली भी हो सकता है। कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो सकता है उस बिजनेस का, कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास हो सकता है, कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास हो सकता है। ठीक है, लेकिन बताया गया है कि चाहे किसी भी प्रकार से हो, कम से कम 51% जो पैसा है ना वो गवर्नमेंट का होना चाहिए उस बिजनेस में, तब जाके हम उसको पब्लिक एंटरप्राइजेज की श्रेणी में रखेंगे। अगर किसी भी बिजनेस में जितना भी पैसा लगा हुआ है, मान लेते हैं किसी बिजनेस में 100 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, उस बिजनेस में कम से कम 51 करोड़ रुपए यानी 50% से ज़्यादा हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होनी चाहिए, तब जाके उस बिजनेस को हम पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जितने भी होते हैं उनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए, जब जाके वो गवर्नमेंट का एंटरप्राइज बनता है। ठीक है, यहाँ पर देखो लिखा गया बेटा, स्टेट का मीनिंग होता है नॉट द स्टेट गवर्नमेंट बट गवर्नमेंट विच इंक्लूड ऑल द गवर्नमेंट्स। सभी प्रकार की सरकार जिसमें शामिल होती है उसे बोलते हैं स्टेट। 1 नंबर में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। स्टेट कंट्रोल,
देखो बार बार स्टेट आ रहा है, यानी सभी प्रकार की सरकारों का मिक्सचर जो होता है वो स्टेट कहलाता है। तो इनका जो मैनेजमेंट होता है वो भी सरकार के हाथों में होता है। सरकार या तो उसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री बना देती है, एक सेपरेट मंत्रालय बना देती है, या उसको किसी सेपरेट बोर्ड के हाथों में दे देती है। जैसे आपने देखा होगा पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो हैं, जितने भी पोस्ट ऑफिस वगैरह जो होते हैं वो सारे भारत सरकार के जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, संचार मंत्रालय के हाथों में होती है। पोस्ट और टेलीग्राफ की जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई हुई है और उस मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, संचार मंत्रालय। ठीक है बेटा। उसी प्रकार बात करते हैं रेलवे। तो रेलवे जितने भी बिजनेस है, यानी कि जो पूरी भारत की जो रेल है उसके कंट्रोल के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे को बनाया हुआ है, रेल मंत्रालय सारा का सारा रेलवे जो ट्रांसपोर्ट है वो सारा कंट्रोल करता है। कुछ बिजनेसेस को सरकार ने किसी बोर्ड के हाथों में सौंप दिया, जैसे भाखड़ा नांगल बोर्ड है, हीराकुंड कंट्रोल बोर्ड है, लेकिन इनके ऊपर भी जो गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रोल बनाए रखती है। इनको सेपरेट डिपार्टमेंट के हाथ में देने के बाद भी इनका जो कंट्रोल है वो किसके हाथों में रहेगा? गवर्नमेंट के हाथों में। तो कैसे पढ़ेंगे हम कंट्रोल को कि कुछ तो डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जो कि भारत सरकार किसी एक सेपरेट मिनिस्ट्री के हैंड ओवर कर देती है या किसी सेपरेट कंट्रोल बोर्ड के हाथों में दे देती है, लेकिन ओवरऑल कंट्रोल किसका होता है? उस डिपार्टमेंट के ऊपर, सरकार का। आगे बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है कि अगर इन एंटरप्राइजेज को पैसे की आवश्यकता पड़ती है तो सरकार तो इनको फाइनेंस करती है, सरकार पैसे देती है, लेकिन ये बिजनेसेस पूरी तरह फ्री होते हैं कि पब्लिक से भी ये पैसा अरेंज कर सकते हैं लोन के रूप में। ज़रूरी नहीं कि सरकार से मदद नहीं मिली है किसी कारण तो ये आगे बढ़ ही नहीं सकते, नहीं, इनको पूरी फ्रीडम है, पूरी आज़ादी है कि आप समय पड़ने पर पब्लिक से भी लोन ले सकते हैं। तो इसे बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल फ्रीडम। आप पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है बेटा पॉइंट नंबर 4, जिसका नाम है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव यानी सेवा करना। प्राइवेट एंटरप्राइजेज का जो मकसद था वो था सिर्फ पैसे कमाना, जबकि पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेज हैं उनका पर्पज़ होता है पब्लिक की सेवा करना, यानी कि बहुत ही कम चार्ज लेकर सेवा देना। जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं, ये बहुत ही कम चार्ज लेते हैं और अच्छा इलाज कर देते हैं। मात्र एक 10 रुपये की पर्ची कटती है, 10 रुपये की पर्ची में आप बड़े से बड़ा इलाज कर सकते हैं। मान लो कोई ऑपरेशन भी करवाना पड़ गया तो आपको 2-2,500, 4,000, 5,000 में बड़े से बड़ा ऑपरेशन इजीली हो सकता है। वही ऑपरेशन अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में करवाया जाए ना तो लाखों रुपए फीस देनी पड़ सकती है। तो पब्लिक एंटरप्राइजेज क्यों बनाए जाते हैं? ताकि लोगों की सेवा की जा सके, उनसे कम चार्ज लेकर उन्हें बढ़िया से बढ़िया सर्विसेज दी जा सके। तो इनका मेन मोटिव होता है पब्लिक को अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करना बहुत ही कम चार्ज के ऊपर। अच्छा, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। प्राइवेट एंटरप्राइजेज में अगर मान लो किसी भी कारणवश कोई लॉस हो जाता है, कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उनको जवाब देना पड़ता है अपने मालिकों को। लेकिन पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंदर मान लो कोई भी घटना हो जाती है तो इनको जवाब देना पड़ता है सरकार को, क्योंकि पार्लियामेंट है, स्टेट असेंबली है, वहाँ पर जो पब्लिक सेक्टर के एंटरप्राइजेज हैं उनके बारे में विचार विमर्श होता है। जब संसद के सदन चलते हैं तो वहाँ पर क्रिटिसाइज़ किया जाता है किसी भी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज को कि भाई आपने अपनी जो सर्विसेज देने के मामले में बहुत ही ढील बरती है, पब्लिक को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। आप देखते नहीं संसद में हल्ला मचता है, एक सरकार दूसरे सरकार की आलोचना करती है कि आपके राज में देखो सारे बिजनेसी जो पब्लिक को बिल्कुल हेल्थ केयर की सुविधा बिल्कुल नहीं मिल रही है, देश में कानून व्यवस्था बिल्कुल फेल हो चुकी है, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को दर्शाता है कि पब्लिक एंटरप्राइजेज जितने भी होते हैं अगर ये फेल हो जाते हैं अपने सर्विस मोटिव के लक्ष्य को प्राप्त करने में तो इनको संसद के अंदर या जो स्टेट असेंबली होती है उनके अंदर इनको जवाब देना पड़ता है कि इस पब्लिक एंटरप्राइजेज का जो लॉस है वो क्यों हुआ, क्यों आप पब्लिक को बढ़िया सर्विस नहीं दे पाए। ये क्रिटिसाइज वहाँ पर होता है। जैसे मान लो रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे का अगर मान लो कोई एक्सीडेंट हो जाता है
और काफ़ी जान माल की नुकसान होता है तो पूरे देश में हल्ला मच जाता है। जो न्यूज़ चैनल है वो सारा दिन वही खबर दर्शाते रहते हैं कि ये सरकार बिल्कुल नाकारा है, इसको लोगों की सुरक्षा का कोई भी ध्यान नहीं है, इनको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। तो इस तरह की आलोचनाएं होने लगती हैं। तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर ये गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, पब्लिक एंटरप्राइजेज किसी कारणवश अपने एम को अचीव करने में असफल हो जाते हैं तो इनको पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट असेंबली के अंदर जवाब देना पड़ेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, कौन सा ऐसा कारण था जिसकी वजह से आप फेल हो गए। नेक्स्ट है ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है बेटा नौकरशाही, इसको लिख लेना। और नौकरशाही का मतलब होता है कि इन डिपार्टमेंट के अंदर काम में देरी बहुत ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा रियल लाइफ में भी कि जब हम गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट के चक्कर लगाते हैं तो वहाँ पर एक छोटी सी फाइल को साइन कराने के लिए हमें 10 जगह चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी उस बाबू के साइन, कभी उस बाबू के साइन। वो बाबू अगर छुट्टी पे है तो वो कह देते हैं सर वो बाबू आया नहीं है, 3 दिन बाद आएगा, आप 3 दिन बाद आना। यानी कि जब तक वो बंदा उस कुर्सी पर नहीं आ जाएगा हम उस फाइल को आगे सरका ही नहीं सकते। बताओ इतने बुरे हालात होते हैं। अगर वो बाबू 10-15 दिन की छुट्टी पे चला गया बाई चांस तो आपकी फ़ाइल 10-15 दिनों तक एज इट इज़ उसकी टेबल पर पड़ी रहेगी। इसे बोलते हैं बेटा नौकरशाही। क्योंकि जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज होते हैं वो अपने रूल्स के अनुसार चलते हैं। और रूल क्या कहते हैं कि अगर कोई अधिकारी मौजूद नहीं है तो उसकी गैर हाजिरी में वो फाइल उतने ही दिन अटकी रहेगी जितने दिन की वो अधिकारी छुट्टी पे रहता है। तो इसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी इन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर क्या होते हैं, जो डिसीजंस होते हैं, जो काम होता है वो बहुत ही डिले हो जाता है क्योंकि एक चेन होती है सबकी और उस चेन को कोई भी तोड़ना नहीं चाहता। एक साइन होता है पहले बंदे से, दूसरा होता है दूसरे से, तीसरा होता है तीसरे से। तो अगर बीच का बंदा, दूसरा बंदा गायब है तो ये फाइल यहीं अटक जाएगी, तीसरे के पास नहीं पहुंचेगी जब तक कि दूसरा बंदा अपनी कुर्सी पर नहीं आ जाता है। इसी कारण यहाँ पर जो डिसीजंस होते हैं, जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है। अच्छा जी, अगले में चलते हैं हारमोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशंस। यहाँ पर जो रिलेशंस हैं यानी कि जो संबंध हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही हारमोनियस मानी एकजुटता से होते हैं। कहते हैं कि इन पब्लिक एंटरप्राइजेज का जो एटीट्यूड होता है, जो नज़रिया होता है पब्लिक के लिए, वो बहुत ही लिबरल होता है क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइजेज पैसे लेकर काम करते हैं और ये एंटरप्राइजेज करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही कम चार्ज लेकर। आप प्राइवेट किसी भी कंपनी में चले जाओ, बैंक में चले जाओ या हॉस्पिटल्स में चले जाओ तो वहाँ पर आप पैसा फेंकोगे ना तो आपको बढ़िया से बढ़िया सर्विस मिलेंगी। पैसा नहीं दोगे तो आपको तुरंत कह देंगे कि भैया अपना ताम जाम उठाओ और जाओ किसी दूसरे हॉस्पिटल में, किसी दूसरे बैंक में जाओ, हम तो आपको सेवा नहीं देंगे। जबकि पब्लिक एंटरप्राइजेज बहुत ही सस्ते होते हैं और बहुत ही लिबरल तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो इनको कहते हैं कि ये एंटरप्राइजेज इस प्रकार की पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं जिसमें कि जो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं या जो इनके कंज्यूमर्स हैं, जो ओवरऑल जो सोसाइटी है उसके लिए बेनिफिशियल साबित हो। इसका मतलब ये चाहते हैं कि सोसाइटी के हर सेक्टर को इनकी सेवाएं मिले, वो चाहे गरीब तबका हो, वो चाहे अमीर हो, ये कोई भेदभाव नहीं करते सोसाइटी में सर्विसेज देने में। नेक्स्ट है यूजफुल फॉर ऑल द सेक्टर्स। ये इसी में कवर कर दिया मैंने कि पब्लिक एंटरप्राइजेज में किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता है, सभी को समान रूप से सेवाएं मिलती हैं। अब हम जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ पर चाहे एक अमीर आदमी चला जाओ, चाहे एक गरीब आदमी चला जाओ, सभी के लिए उन्होंने एक नाम मात्र फीस रखी है, उस फीस से आप अपना इलाज करवा सकते हैं। ठीक है, मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर। कुछ सेक्टर ऐसे हैं पब्लिक एंटरप्राइजेज के जिनमें अभी भी सरकार की मोनोपोली है, यानी सरकार के बिना कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं है जो कि उन सेक्टर को अपने हाथ में ले सके। जैसे रेल ट्रांसपोर्ट है, आर्म के जो हमारे जो डिफेंस के आइटम है, या जो एटॉमिक एनर्जी है, परमाणु या नाभिकीय जो शक्ति होती है, ये 3 डिपार्टमेंट आज भी गवर्नमेंट के हाथों में है। इन तीनों के अंदर कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं आ सकता। लेकिन अभी खबर आ रही है कि रेलवे ट्रांसपोर्ट का निजीकरण होने वाला है, रेलवे का निजीकरण होने वाला है। प्राइवेट लोगों को ये छूट दी जा रही है कि आप भी रेल ट्रांसपोर्ट चला सकते हैं। बहुत ही जल्द रेलवे में भी आपको देखने को मिलेगा कि रेलवे ने
कि कुछ प्राइवेट लोगों ने अपनी रेलें चला दी हैं। जैसे रोडवेज चलती है ना, एक तो रोडवेज चलती है सरकार की तरफ से, एक प्राइवेट बसें चलती हैं, उसी प्रकार रेलवे के अंदर भी प्राइवेट रेल आपको देखने को मिल जाएंगी कुछ समय पश्चात। तो मोनोपोली का मतलब होता है कि ये वाली लाइन पढ़ना कि 2001 में 3 सेक्टर ऐसे थे, 3 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिनको अभी भी सरकार ने अपने ही हाथ में रखा हुआ है, और सरकार ने कह दिया कि हमारे अलावा इन बिजनेसेस में कोई भी व्यक्ति डील नहीं करेगा। एक तो रेल ट्रांसपोर्ट, एक आर्म्स और एक एटॉमिक एनर्जी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पब्लिक सेक्टर के लिए जो रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज हैं उनमें कौन कौन आता है। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, ये अभी भी सरकार के लिए सुरक्षित हैं, इनमें प्राइवेट लोग इनमें अपना बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये थे बेटा प्राइवेट जो पब्लिक एंटरप्राइज है उसके फीचर्स। अच्छा, अब बात करते हैं कि पब्लिक एंटरप्राइजेज के अंदर क्या क्या आता है। ये तो मैं पब्लिक एंटरप्राइज के फीचर्स पढ़ लिए। पब्लिक एंटरप्राइज के अंदर सबसे पहला आने वाला जो बिजनेस है उसे बोलते हैं बेटा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यानी कि अगर गवर्नमेंट ने किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को अपने किसी एक डिपार्टमेंट, अपनी किसी एक मिनिस्ट्री के अंदर स्थापित किया है तो उसे बोलते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। देखिए टूल किट से इसका मीनिंग देखते हैं। इट रेफर्स टू दैट पब्लिक एंटरप्राइज विच इज रन एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकार के एक विभाग के रूप में चलाया जाएगा, अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री कंसर्न्ड, जो सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई है उस डिपार्टमेंट के लिए, उसके अंडर में वो डिपार्टमेंट काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि रेलवे डिपार्टमेंट है, रेलवे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का एक बिजनेस है जिसको चलाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के कंट्रोल में। सरकार ने क्या किया, रेलवे के बिजनेस को डील करने के लिए एक सरकार के अंदर एक मिनिस्ट्री बना दी और उस मिनिस्ट्री का नाम हो गया रेल मंत्रालय। अब रेलवे से रिलेटेड जितने भी काम होंगे, रेलवे में व्यक्ति जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अपॉइंट करना है, अधिकारियों को अपॉइंट करना है, रेलवे का सारा बिजनेस का जो क्राइटेरिया वो फिक्स करना है, सारी डीलिंग करनी है, वो रेलवे मंत्रालय के अंदर जितने भी मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जितने भी अधिकारी बैठे हुए हैं, वो सारे उस रेलवे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस को देखेंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट एक मिनिस्ट्री बना देती है और उस मिनिस्ट्री का काम होता है उस बिजनेस को देखना। जैसे पोस्ट और टेलीग्राफ का, हमारे इंडिया में पोस्ट और टेलीग्राफ का जितना भी काम है वो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, जो संचार मंत्रालय है भारत का, उसके अंतर्गत ये सारे इन जो पोस्ट और टेलीग्राफ के काम हैं वो सारे आते हैं। इंडियन रेलवेज, इसको स्थापित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर में, यानी कि रेलवे मिनिस्ट्री सारा रेलवे का काम देखेगी। ऑल इंडिया रेडियो है, आपने सुना होगा, AIR FM सुनते हो आप, ऑल इंडिया रेडियो है, दूरदर्शन है, टेलीफोन सर्विसेज है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, ये सारे गवर्नमेंट की एक सेपरेट मिनिस्ट्री के द्वारा चलाए जाते हैं। तो कैसे समझेंगे आप, जब भी आपसे पूछा जाए डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग तो आप कहेंगे एक ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जिसको कि गवर्नमेंट की एक सेपरेट मिनिस्ट्री के अंदर में चलाया जाता है और उस मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है जो कि उस पूरे मंत्रालय को संभालेगा, उसका मुखिया होगा। देखिए इसके फीचर्स पढ़ते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के। सबसे पहले फॉर्मेशन, बनती कैसे है। दीज आर फॉर्म्ड एज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती हैं सरकार के एक विभाग के रूप में। हर डिपार्टमेंट को एक मिनिस्ट्री के यहाँ पर एसोसिएट कर दिया जाता है, एक मिनिस्ट्री से जोड़ दिया जाता है। जैसे ही गवर्नमेंट ने किसी डिपार्टमेंट को बनाया उसको एक सेपरेट मिनिस्ट्री के हवाले कर दिया कि भाई आप इस डिपार्टमेंट को संभालोगे। ओनरशिप जब गवर्नमेंट इसको बना रही है तो गवर्नमेंट की ओनरशिप होगी। मालिक कौन होगा इनका, भारत सरकार। जैसे हम रेलवे की टिकट खरीदते हैं तो इंडियन जो गवर्नमेंट है, भारत की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार, उसका नियंत्रण होता है पूरी रेलवे के ऊपर। उसके टिकट वगैरह बेचना, उसके रिलेशन में कोई भी सूचना जारी करना, तो गवर्नमेंट के हाथों में इनकी ओनरशिप होती है। मैनेजमेंट कौन करेगा, जिस मिनिस्ट्री को इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई है वो मिनिस्ट्री ही इसको मैनेज करेगी और उस मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा
उस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होगा उसे कहा जाएगा CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यानी हर मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा उसको उस मिनिस्ट्री का या उस डिपार्टमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहा जाएगा। फाइनेंसिंग, यानी कि अगर पैसे की आवश्यकता पड़ जाए इस मिनिस्ट्री को तो यहाँ ध्यान देना बेटा कि जो फाइनेंसिंग है कंप्लीटली गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। यानी कि इन मिनिस्ट्री को, इन डिपार्टमेंट्स को अगर पैसों की आवश्यकता पड़ गई तो इनके लिए भारत सरकार हर साल बजट तैयार करती है। हम कहते हैं भी रेल बजट आ रहा है, आम बजट आ रहा है, तो रेलवे बजट बनाया जाता है या आम बजट में रेलवे की कुछ या कोई भी डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड पैसा पास किया जाता है कि भाई इस साल हमने रेलवे के लिए 2000 करोड़ रुपए पास किए हैं कि पूरे साल हम रेलवे के ऊपर या जो टेलीग्राफ या पोस्ट डिपार्टमेंट है उसके रिनोवेशन के लिए, उसको और ज़्यादा डेवलप करने के लिए हम 2000 करोड़ रुपए इस साल खर्च करने का लक्ष्य बनाते हैं। तो इन मिनिस्ट्री में पैसों की आवश्यकता कैसे कंप्लीट की जाती है बेटा? इनके लिए बजट बनाया जाता है और उस बजट से इनके खर्चों की पूर्ति की जाती है। यानी कि ये जो मिनिस्ट्री होती हैं, ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये पब्लिक से किसी भी प्रकार का पैसा अरेंज नहीं कर सकते। इन्हें सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, गवर्नमेंट ही इनको फाइनेंस कर सकती है। देखो लिखा भी है, दे हैव नो राइट टू बोरो फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से पैसा प्राप्त करने का इनको कोई भी अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट के खाते से ही पैसा इनके पास जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपॉइंटमेंट, कि इन डिपार्टमेंट के अंदर जो व्यक्ति काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसे होती है? उनकी नियुक्ति होती है या तो यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। अगर मान लो इन मिनिस्ट्री में आपको किसी अधिकारी के रूप में, किसी क्या कहते हैं, किसी एम्प्लॉय के रूप में आपको जाना हो तो आपको या तो यूपीएससी का एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा या आपको एसएसबी का एग्ज़ाम फाइट करना पड़ेगा, तब जाके आप इन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर या इन डिपार्टमेंट के अंदर जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कुछ डिपार्टमेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद के ही अपने बोर्ड बनाए हुए हैं, जैसे रेलवे बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है RRB। तो रेलवे की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, आपको रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर नौकरी करनी है तो RRB जो होता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आपको RRB के तहत जितनी भी परीक्षाएं निकलती हैं उन परीक्षाओं में बैठना होगा और उनको पास करके आप रेलवे की किसी भी पोस्ट के ऊपर जा सकते हैं। आपको स्टेशन मास्टर बनना है, आपको नॉर्मल एम्प्लॉय के रूप में जाना है, तो आपको इसके एग्ज़ाम को फाइट करना पड़ेगा, तब जाके आप इनमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और कहते हैं कि इन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी काम करते हैं व्यक्ति, उन्हें गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहा जाता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय माने जाते हैं। इनको पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी भत्ते होते हैं, जितने भी अलाउंसेज होते हैं, जितने भी बेनिफिट होते हैं, फैसिलिटीज़ होती हैं, वो सारी इनको मिलती है। फिर बता, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, इनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि इनकी बागडोर सरकार के हाथ में होती है, तो सरकार ही इनकी कर्ता धर्ता होती है, इनका अपने आप में कोई भी औचित्य नहीं है। और लास्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का मतलब होता है अपने आप किसी बिजनेस को चलाने की ताकत। इन डिपार्टमेंट के पास कोई भी पावर नहीं होती है कि ये अपने हिसाब से इस डिपार्टमेंट को चला सकें, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको स्थापित करा है, तो गवर्नमेंट अपने आदेश जारी करेगी कि आपको करना क्या है। इन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी व्यक्ति हैं, जो भी अधिकारी हैं, वो गवर्नमेंट के ऑर्डर की वेट करते हैं और गवर्नमेंट जैसा उनको इंस्ट्रक्ट करती है ना, वैसा ही वो काम करते हैं, अपनी तरफ से वो कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। इनके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस पाई जाती है, क्योंकि सरकार का डिपार्टमेंट है, तो सरकार है तो बेटा वहाँ पर तो देखो पॉलिटिक्स चलेगी, तो यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है और इनके पास अपने आप इस डिपार्टमेंट को चलाने की पूरी पावर नहीं होती, सरकार के आदेश के अनुसार ही इनको अपना डिपार्टमेंट चलाना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, आप इतना डील करिए और अपने जो नोट्स हैं बेटा आप बुक में से बनाइए और सभी बच्चे बुक परचेज कर लें। जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे बुक परचेज कर लें, बाद में आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आप लोग को भी पता है कि जो CBSE है वो नए नए सर्कुलर लेके आ रहे हैं। कल को मान लो आपने +1 को ईजी में ले लिया और हो सकता है बाय चांस फ्यूचर में आज जैसी ही प्रॉब्लम आ जाए। अब बच्चों का रिजल्ट तैयार हो रहा है 10th के बेस पर,
11th के बेस पर और 12th के बेस पर। तो जिन बच्चों ने 10th और 11th को ईजी ले लिया कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो सिर्फ ऐसे ही स्टेज पार हो जाती हैं, आज उन बच्चों को दिक्कत आ रही है +2 में, क्योंकि जब उनके मार्क्स चढ़ाए जा रहे हैं ना, तो किसी बच्चे ने 10th में 30% लिए थे, किसी ने 35 लिए थे, 11th में घर की सरकार होती है ऐसा मानने वाले बच्चों ने, जिन्होंने 40% कवर किए थे, उनका ऑटोमेटिक 12th के अंदर जो रिज़ल्ट है वो ख़राब हो चुका है। तो जिन बच्चों ने 10th और 11th में मेहनत करी थी ना, उनका रिज़ल्ट शानदार आएगा, और जिन्होंने इन क्लास को ईजी में लिया था उनका रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा इस बार। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो स्थितियाँ हैं, ये जो परिस्थितियाँ हैं, ये हो सकता है भविष्य में आ जाएं, क्योंकि महामारी का दौर चल पड़ा है। तो आप कभी भी अपनी किसी भी क्लास को या किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में ना लें। +1 है, घर की सरकार है, नंबर आ जाएंगे जैसे भी हैं, ऐसी सोच अगर आप बना के रखोगे तो बेटा हो सकता है कि +2 में आपके साथ दिक्कत हो जाए। तो अपने प्रत्येक सब्जेक्ट को, प्रत्येक क्लास को पूरी सिंसियरिटी के साथ आपको पढ़ना है और अच्छे नंबर आपको स्कोर करने हैं। कल को ऐसी घटना हो जाए आज जैसी, तो आपके पास शानदार मौका है कि आपने +1 में बेहतरीन रिजल्ट दिया था, तो +2 में भी आपका बेहतरीन ही आएगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।